न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप गुप्ता जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, युवा भी लग रहे हैं। संदीप जी, अभी एक महीना पूर्व जो जी। देश की वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन जी ने लोकसभा पटल पर जो बजट रखा, वो बजट एक फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में आपको कैसा लगता है सर? एक नज़रिया कैसा है आपका? देखिए, जहाँ तक बजट का सवाल है, बजट वास्तव में मध्यम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा बजट निकाला है। मैडम ने पूरे भारतवर्ष की जनता का ध्यान रखते हुए उन्होंने हमारी ये जो एक बेसिक लिमिट है उसको 7 लाख से बढ़ा के 12 लाख कर दिया। अब इस 12 लाख के होने से फ़ायदा ये हुआ कि आज 12 लाख रुपए तक जो भी मध्यम श्रेणी के जितने भी लोग हैं उन सबको अपनी रिटर्न तो फाइल करनी पड़ेगी, परंतु उनके ऊपर कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी। तो इससे अच्छा बजट आज तक कभी किसी गवर्नमेंट में नहीं आया। मेरे ख्याल से इनका भी 11 वर्षों में सबसे बेस्ट बजट रहा। तो और सर, कोई जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं 12,75,000 75,000 रुपए उनकी स्टैंडर्ड डिडक्शन है। 12 लाख रुपए हमारी ये लिमिट हो गई। तो 12 लाख वो 75,000 स्टैंडर्ड, तो 12,75,000 रुपए तक उन्हें 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है। अच्छा सर, इससे जो है जीडीपी या जो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी? वास्तव में इससे अर्थव्यवस्था तो मजबूत होगी ही, और इसके सारे जितने भी हमारे जो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हैं इनकी कंजम्पशन बढ़ेगी। जितने भी हमारे एफएमसीजी प्रोडक्ट हैं, जितने भी हमारी लोकल ड्यूरेबल चीज़ें हैं जो आज हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो जब किसी आदमी की सैलरी के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा तो वो पैसा बचेगा। उस पैसे को वो अपने घर के यूज़ में या किसी भी अन्य यूज़ में उसे करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है जो एक नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं यूज़ करने के लिए, जैसे उसे एक नॉर्मल कार खरीदनी है या कोई भी ऐसी हाउस होल्ड गुड्स खरीदने हैं, इनकी चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी। और डिमांड अगर बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था में ऑटोमेटिकली इम्प्रूवमेंट आएगा। और सर, इनकम टैक्स पेयर की संख्या भी बढ़ेगी सर? 100% बढ़ेगी। संदीप जी, आपको याद होगा वित्त मंत्री जी ने यह भी कहा था कि इस वाले प्रावधान से तकरीबन 1 लाख करोड़ का घाटा होगा, कहा था। हाँ जी। तो ऐसी स्थिति में एज ए एक्सपर्ट क्या एडवाइस दे रहे हैं कि सरकार अपने राजस्व को कैसे पूरा करेगी? देखिए, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि वो पैसे से लोग कुछ सामान परचेजिंग करेंगे, इनडायरेक्ट वे में उनको टैक्स मिलेगा, जीएसटी। 100%। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो ये इनकी सैलरी इनकम 12 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट हो जाएगी, तो इस पैसे को वो स्पेंड करेंगे। और जब वो स्पेंड करेंगे तो इनडायरेक्ट रूप से जीएसटी का रूप है। जैसे जीएसटी में किसी में 18% है, 12% है, तो इनडायरेक्टली वो पैसा तो इन्हें आएगा ही आएगा। और इस अर्थव्यवस्था में पूरा घूमेगा, वो चलन होगा उसका। नेचुरली इससे इम्प्रूवमेंट आएगा ही आएगा। राइट। अच्छा, एक जुड़ा हुआ सवाल सर, जनता के हित से जोड़कर मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या सेविंग और इंश्योरेंस का जो रुझान होता था टैक्स बचत के लिए, जी। क्या उस पर कुछ असर पड़ेगा या लोग म्यूचुअल फंड या और किस तरफ आगे बढ़ेंगे? मुझे तो मुश्किल लगता है उसकी तरफ कुछ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा एक्चुअली, क्योंकि जो हमारा इस समय जो टैक्स स्लैब है ये एक न्यू टैक्स रिजीम में है जिसमें इन्वेस्टमेंट के लिए कोई छूट नहीं है। तो आज की जो न्यू कमर्स हैं या जो नई जनरेशन है वो इस इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाएगी, वनस्पत इसके वो एक्सपेंड करेगी। और लेकिन जिससे पहले लोग एफडी वगैरह कर लेते थे कि एफडी कर लेंगे उनको टैक्स का डिडक्शन मिल जाएगा, तो शायद अब उसका कोई छूट नहीं मिलेगा। जी, उसका नई रिजीम में कोई छूट नहीं मिलेगा। लेकिन वो जितना पैसा कमाते थे एफडी वगैरह में, उससे ज़्यादा पैसा कमा लेंगे अगर वो किसी और में इन्वेस्ट करते हैं सर, पैसा कमाए के हिसाब से। नेचुरली म्यूचुअल फंड है या तुम्हारा गोल्ड ETF वगैरह है, इनके ऊपर अच्छा हमारी गवर्नमेंट ने ये दिया हुआ है, तो इसमें वो कमा सकते हैं अच्छा पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नए रिजीम में ही टैक्स के स्लैब भी कम है, तो इसलिए नए स्लैब में ही उसे ऑप्ट करना चाहिए, जो मैं समझता हूँ कि जिनकी इनकम 12 लाख 15 लाख तक है वो नए रिजीम में करेंगे तो उन्हें बेस्ट रहेगा। राइट सर, 2 सवाल सर और था आपसे कि इस बजट में निवेश, कृषि, सर्विस सेक्टर, हर सेक्टर के लिए बहुत बड़े प्रावधान है, लेकिन बेसिकली MSME सेक्टर के लिए बहुत बड़ा चीज़ें रखा गया है। MSME सेक्टर में सर छूट हो, चाहे टर्नओवर हो,
या उनको मिलने वाली सुविधाएं सबको बढ़ावा दिया गया। तो मैं चाहूँगा सर आपकी तरफ से जनता के लिए कुछ आप बताएं कि एमएसएमई सेक्टर से हमारी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत होगी सर। देखिए एमएसएमई सेक्टर की जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है, इसकी एक डेफिनेशन चेंज करी है अभी गवर्नमेंट ने जी इस बजट में, 45 डेज है ना। Yes. तो उसमें चेंज करने से फ़ायदा ये होगा पैसा कि नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमई के लोग इसमें जुड़ेंगे। और जब वो एमएसएमई वाली छोटी छोटी संस्थाएं, छोटी छोटी यूनिटें जुड़ेंगी तो उन्हें बैंक से लोन मिलने में बहुत इजी होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम लगेगा। राइट सर। तो मतलब मुख्य धारा में ज़्यादा एसएमई आएंगे जिससे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। जो सर 45 डेज वाला है, 45 डेज वाले से आपको कहीं उसमें नुकसान भी लगता है बड़ी कंपनियों को? एमएसएमई तो फायदा होगा, कंपनियों को वो 90 डेज प्रेफर करते हैं सर। हाँ, लेकिन 45 डेज से उन्हें बेनिफिट ये है ना सर कि आप देखिएगा अगर 45 डेज वाली क्लॉज जो ये आई है, इससे उन्हें अपना वर्किंग कैपिटल मिलने में इजी हो जाएगा, है ना। बीच में रुकावट नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। वो अपने बिल को कंपनियों को सबमिट करेंगे, वहां से वो 45 दिन का पेमेंट कर देंगे। अगर वो पेमेंट नहीं करते तो इसलिए उनका एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा ये जो चेंजेस आया है, एक बहुत बड़ा एमएसएमई के लिए एक वरदान है। तो ऑब्वियसली एमएसएमई तो गवर्नमेंट बूस्ट होगी। अच्छा सर, जो मेरा प्रयास है, वित्त मंत्री सीतारमन जी के टीम में बहुत काफ़ी एक्सपीरियंस फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, सब लोग जुड़ के काम कर रहे हैं, उनके द्वारा बजट आया। लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में कुछ एडवाइस देना चाहेंगे कि अगर ये चीज़ ऐड ऑन और हो जाता तो शायद ये बजट और अच्छा होता, या भविष्य में ये चीज़ ऐड ऑन होना चाहिए? देखिए इस बजट की तो जहाँ तक बात है, ये तो वास्तव में बहुत ही अच्छा बजट है जी। बट एड ऑन क्या होना चाहिए सर इसमें? पार्टनरशिप रेट, पार्टनरशिप फर्म में अभी भी मैक्सिमम टैक्स है। हाँ, आपने बहुत सही आइडिया दिया। वास्तव में जो हमारी पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर उन्होंने बहुत हायर टैक्स लगाया हुआ है। 30% का टैक्स है और उस पर 4% सरचार्ज है, तो वो हमारा करीब 31% से ऊपर जाता है। तो कम से कम इस पे जरूर इन्हें ध्यान देना चाहिए था। ये एक दिन का जो है ना ड्राई एरिया रह गया इस बजट में। तो इसको भी एट पार, जो एक नई कंपनी के लिए जैसे वहाँ पे 15% है, या नई 15 लाते तो एटलीस्ट 25% तो लाएं, कंपनी के बराबर कर दें, ताकि उन्हें इसको ये ना महसूस हो कि मैं पार्टनरशिप में हूँ तो मेरे पे ज्यादा टैक्सेशन किया जा रहा है। तो ये होना चाहिए, वास्तव में होना चाहिए। जी। इसके अलावा सर कुछ और, जैसे 28% जीएसटी पे जो टैक्स लगता है? नहीं सर, इसके ऊपर तो गवर्नमेंट पहले से ही उन्होंने कह दिया है, सीतारमन जी ने कहा ही है कि जो भी हमारी आगे अब ये इसकी जीएसटी की काउंसिल की मीटिंग होंगी तो इन रेटों को वो दोबारा से रिव्यू करेंगे और 100% मैं ऐसा समझता हूँ कि वो रेट डाउन होंगे ही होंगे। और रेट जब डाउन होंगे तो नेचुरली आदमी जो है स्पेंडिंग और करेगा, बढ़ेगी। मतलब टैक्स कम नहीं होगा सरकार का, लेकिन राहत मिल जाएगी लोगों को, क्योंकि सर स्कूटी, मोटरसाइकिल, ये बहुत आज की डेट में आम जरूरी चीजें हैं। बिल्कुल राइट। अच्छा, एक सवाल और, बस 5 या 10 मिनट सर आपका। अध्यात्म में भी मैं आपसे बात करूंगा सर, क्योंकि जीवन में धन और अध्यात्म दोनों एक ऐसे बिंदु जो साथ चलने चाहिए, तो बड़ी उसकी पूर्णता हो जाती है। संदीप जी, एक सवाल ये था, स्टार्टअप के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, बगैर किसी मानक का लोन देने की व्यवस्था की गई। मेरी बात समझिए, सवाल की गंभीरता, हमारे टैक्स के पैसे से बहुत सारे युवाओं को सपना पूरा करने के लोन मिलता है, लेकिन इसकी एक दिक्कत है, 1000 या 10,000 में से 4 या 5 स्टार्टअप चलते हैं। तो ऐसे स्टार्टअप युवाओं के लिए जो कर रहे हैं, उनके लिए कुछ एडवाइस देना चाहेंगे, क्योंकि वो फाइनेंशियल एडवाइजर रखे हैं अपने पास? देखिए, जो छोटे छोटे स्टार्टअप हैं या कोई बड़ा स्टार्टअप है, कोई भी मतलब स्टार्टअप है, स्टार्टअप के लिए तो गवर्नमेंट ने पहले ही हमारे को इंसेंटिव दिया हुआ है। जो सेक्शन हमारे अलग है स्टार्टअप 2030 तक और बढ़ा दिया। हाँ, वो बढ़ा दिया गया है, इसमें हमारे को वैसी छूट है। तो स्टार्टअप वाला अगर कोई ऐसा काम करता है तो गवर्नमेंट की तरफ से तो उन्हें 100% सहयोग है ही। वो हर तरीके से टैक्स का बेनिफिट है उसे, है ना, लोन का बेनिफिट, लोन का उसे इमीडिएट इजीली मिल जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे कम मिलता है, टैक्स पे छूट भी है, टैक्स पे छूट है, तो उसको बिजनेस ग्रोथ करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। कहीं चल नहीं पाते सर, 1000 में से एक ही चल पाते हैं। देखिए मैंने जो अध्ययन किया है सर, जो मेरी रिपोर्टिंग है, ग्राउंड रिपोर्टिंग, क्योंकि उनके पास कोई अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं होता, पैसा जल्दी खर्च कर देते हैं वो।
पैसा खर्च किया, एक्चुअली पैसे की प्लानिंग सही नहीं हो पाती। यस 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 तो उस प्लानिंग के लिए नेचुरली उन्हें एक एडवाइजर तो अच्छा चाहिए ही चाहिए। चाहिए। अगर वो रख लेते हैं एक या दो तो शायद हमारे आपका टैक्स का पैसा हाँ बचेगा, खर्च नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। राइट सर, दो सवाल संदीप गुप्ता जी। हमारे देश में सर इंफ्रास्ट्रक्चर, ईवी, इलेक्ट्रिक, सौर ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान सब तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। जनता का सवाल लेके आया हूँ वापस, लेकिन उसके बाद भी डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत नहीं हो पा रहा है सर। कहाँ कमी है, क्या होना चाहिए सर? एक्सपोर्ट बहुत कम है हमारे देश की सर। हमारे देश की एक्सपोर्ट क्या सर, जितनी एक्सपोर्ट है उससे ज्यादा इंपोर्ट है। जी जी जी, ये मेन रीजन है। हमारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर चला जाता है। हाँ, आप देखिए ना गोल्ड की इंपोर्ट कितनी है। तो इंपोर्ट हमारी उससे कहीं ज्यादा है एक्चुअली। अभी भी यहाँ पर जो है ना, जैसे चाइना में है, उसी कंपैरिजन में आज भी बड़ी ज़रूरत है एक्चुअली एक्सपोर्ट के लिए, नई नई यूनिटों को यहाँ लाने के लिए। तो लेकिन गवर्नमेंट तो इसके लिए भरसक प्रयास कर रही है। लेकिन रिजल्ट सर देखिए, हाँ 88 के आसपास चला गया रुपया। तो जनता सोचती यार हम कमजोर हो रहे हैं अमेरिका के मुकाबले, जापान के मुकाबले। तो घबराने वाली बात तो नहीं, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन जैसा अभी आपने देखा, इस ट्रम्प गवर्नमेंट आने के बाद थोड़ा सा, वैसे भी थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारा रुपया 100% स्टेबल है। एक्सपोर्टर्स के लिए पूरी सुविधा है, कहीं कोई इसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं, किसी तरीके की नहीं। सर क्या डॉलर को मुकाबले रुपया मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल और सौर ऊर्जा का उपयोग ज़्यादा हो, देशवासी करें तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचेगा? नेचुरली बिल्कुल बचेगा। और ईवी में तो बेनिफिट ये है कि देखिए, अगर हमने ईवी का बढ़ावा किया और गवर्नमेंट उसमें हर तरीके की सब्सिडी भी दे रही है, जी जी जी, है ना, अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा इंपोर्ट बिल, जो हमारे पूरे बजट का कितना बड़ा हिस्सा जाता है पेट्रोल और उसके लिए अच्छा खर्च होता है, वो हमारा बचेगा। तो ऑब्वियसली आज की जनता को हर हालत में ईवी और सौर ऊर्जा इसका और अडॉप्ट करना ही चाहिए। और गवर्नमेंट हर तरीके से साथ है, उनके साथ दे रही है। हाँ, तो शायद हमारा रुपए की वैल्यू बचेगी। बिल्कुल बचेगी, और सब्सिडी दे ही रही है उस पर, तो ऑब्वियसली हर एक को जानी चाहिए। सर एक महत्वपूर्ण सवाल और, कि हमारा जो देश का एक प्रयास है मोदी जी का, कि भविष्य में हम रुपए में पेमेंट करें बहुत सारे देशों में, तो ये भी स्वागत योग्य है। ये तो बहुत ही सुंदर है उनका, ये जो ये प्रयास किया है, वास्तव में ये तो बहुत ही अच्छा है। और मेरे ख्याल में ये अभी हमारा रशिया के साथ कुछ स्टार्टिंग हुई है, कुछ चला है। जी 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 जी, जिसमें हम जो है पेट्रोल की इंपोर्ट जो उनसे करते हैं, क्रूड इंपोर्ट करते हैं, उसकी पेमेंट हम रुपए में देते हैं। और रुपए में देने के लिए भी हमारे पास उसमें कोई टाइम लिमिट का इतना वो नहीं है। तो ये एक अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप है। राइट सर, बिल्कुल लास्ट सवाल था, इनकम टैक्स जो फेसलेस हुआ है, या इनकम टैक्स में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, उसके अंदर टाइम की लिमिट जो है, वो सब कितना प्रैक्टिकल और कितना अच्छा है आज के एसएससी के लिए, उपभोक्ताओं के लिए? देखिए, जहाँ तक टाइमलाइन के हिसाब है तो वो तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट ने नॉर्मल ऑडिट की टाइमलाइन, हमारी जो नॉर्मल रिटर्न की टाइमलाइन है वो 31 जुलाई है। उसके बाद जो ऑडिटिंग एसएससी है उसकी 30 सितंबर है। इसके बाद बिलेटेड रिटर्न को फाइल करने की 31 दिसंबर है। अगर किसी वजह से किसी एसएससी की कोई रिटर्न 31 दिसंबर में छूट जाती है, तो उसे तुरंत अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए 25% तो एक्स्ट्रा टैक्स देना है। ये गलत है सर, ये वास्तव में ही गलत है। इस प्रोविजन को गवर्नमेंट को रिकंसीडर करना चाहिए। और ये जो दिसंबर तक की जो उन्होंने लिमिट डाउन करी है 31 मार्च से, इसको बढ़ा के वास्तव में 31 मार्च तक ही करना चाहिए। 31 मार्च 26 तक करना चाहिए। राइट। और जो फेसलेस है सर, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल अच्छा लग रहा है, या कहीं कहीं लोगों की बात सुनी नहीं जाती? नहीं, फेसलेस काफी हद तक तो ठीक है, लेकिन कई मुद्दों पे बात सर एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ह्यूमन राइट है, लेकिन एक स्टेज तो एटलीस्ट होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने थोड़ा सा शुरू भी किया है कि भाई चलो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर लेते हैं, लेकिन वो उतनी सक्सेस नहीं हो पाती सर, एक दूसरे से इंट्रोड्यूस नहीं हो पाता। लास्ट सवाल सर, मोदी जी के नेतृत्व में देश हमारा तीसरी अर्थव्यवस्था और विकसित राष्ट्र बन जाएगा, आपको लग रहा है? जी, मोदी जी का जैसा कॉन्फिडेंस है और जो वो हर काम सोचते हैं और उसे कर पाते हैं, तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी वास्तव में एक विकसित देश को आगे
की तरफ विकसित राष्ट्र बन जाएगा हमारा राष्ट्र भारत बन देश। जाएगा, जिस हिसाब से उनकी प्लानिंग है और उनके थॉट्स हैं। क्योंकि सर मुझे याद है लोकसभा चुनाव के पूर्व मोदी जी आपके रास्ते से गुजरे जी थे, जी 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 अम्बेडकर रोड पे जी, जहाँ जी, आपका ऑफिस है, जी, जी, मैंने कवर भी किया था सर हाँ उनको। जी, हाँ जी। सर एक सवाल और मेरा बिल्कुल लास्ट है, जीएसटी आए हुए काफ़ी दिन हो गया, 2017 में आया जी था, जी जी लेकिन अभी तक ट्रिब्यूनल नहीं बना सर। तो ट्रिब्यूनल ना बनने से पैसा विवादों में है, न सरकार खर्च कर सकती है, न हमारा जो व्यापारी है वो खर्च कर सकता है। तो ट्रिब्यूनल बनना चाहिए सर। सर ट्रिब्यूनल बनने की दिशा में आगे प्रयास आगे चालू हो गए हैं, उसके लिए इंटरव्यूज भी हो गए हैं, और मेरे को जहाँ तक याद पड़ रहा है ये अप्रैल अभी 25 ऑनवर्ड कोई ना कोई हमारी ट्रिब्यूनल की बेंच जरूर यहाँ बन जाएगी, ऐसा गवर्नमेंट का पूरा प्रयास चल रहा है और इस पे इंटरव्यू हो चुका है। तो हमारा जो हाई कोर्ट पे जो लोड पड़ता है वो सारा डाउन वो डाउन हो यहाँ जाएगा, पे आ जाएगा, और जल्दी जल्दी हमारे जितने पेंडिंग केसेस हैं वो इजीली क्लियर बढ़नी चाहिए। राइट सर। सर तो जो जीएसटी का 28% वाला मामला है जी। उस पर आपने बता ही दिया हाँ जी, कि कुछ चीज़ों पे होना चाहिए। हाँ जी, और सर जो मुझे सूत्रों से जानकारी हुई है कि बहुत ही आध्यात्मिक विचारधारा के आप चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं, जी, जी। एक बिल्कुल जनमानस, सामान्य जनमानस के लिए बताइए, क्योंकि प्रभु को जानना तो बड़ा मुश्किल है, क्या ऐसा करें कि वो प्रभु के करीब जाएं देखिए, अपने नित्य जीवन में? आपने वास्तव में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है जी। कि वास्तव में हमारे को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, अध्यात्म की तरफ हमें कैसे बढ़ना बढ़ना चाहिए, नज़दीकी तो कैसे बढ़ाएं उनसे सर? आज के इस कलयुग में हम्म, देखिए 4 युग हैं हमारे, उन चारों में ये जो चौथा युग है ये कलयुग है, जिसमें हमेशा कलह ही कलह है। तो इसमें आगे बढ़ने का एक सबसे बड़ा महामंत्र है जो हमारे को चैतन्य महाप्रभु जी ने दिया है, और वो बहुत ही 16 अक्षरों का एक मंत्र है। वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक इतना साधारण मंत्र है जी। जिसके माध्यम से, और इसमें भगवान ने अपनी असीम शक्ति प्रदान करी है। तो अगर इस मंत्र को हम जपते हैं और इसका उच्चारण करते हैं और इसे वास्तव में इसमें हम करने का प्रयास करते हैं, तो नो डाउट हम जो है भगवान के साथ जुड़ेंगे और इसमें आगे प्रगति करेंगे। ये जानेंगे कि वास्तव में मैं कौन हूँ, ईश्वर कौन है और मेरा ईश्वर से क्या संबंध है, क्या रिश्ता है। तो हमें इसमें वास्तव में जरूर बढ़ना चाहिए। और इसके लिए हमारी जो इस्कॉन की संस्था है वो बहुत ही सक्रिय रूप से कार्य कर रही है, और हमारे गाजियाबाद में तो खैर बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। और अब आगे इसके लिए हमारा वेब सिटी में एक बहुत ही विशाल मंदिर बनने जा रहा है, पता है सर। जिसमें सारे लोग इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से ये भी कहूँगा कि हमारे को इसमें जुड़ना चाहिए, अपना जैसा भी हमसे योगदान बनता हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वास्तव में कोई धन के रूप में योगदान करें, आप अपने श्रम के रूप में योगदान कर सकते हैं। आप वहाँ जा करके सेवा कर सकते हैं, जिसके पास धन है उस धन का अच्छा उपयोग इसमें यहाँ दे करके कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ ना कुछ अपना योगदान जरूर करना चाहिए। सर जो आपने मंत्र बताया, इस मंत्र को हर नागरिक जप कर सकता है। जी जी जी, तो इसके लिए कोई समय सीमा नियम नहीं है। जी जी जी। किसी भी परिस्थिति में बिना नहा करके रात में, दोपहर में, सुबह में, शाम में, किसी भी तक कर समय कर सकता है। सर एक सवाल मैं सभी से पूछता हूँ, ये लास्ट सवाल है। अध्यात्म पे हम अब फिर किसी और दिन आपका इंटरव्यू लेंगे। हर जो सर आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन है, ये इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, नहीं। इसके अंदर कोई मतलब चीटिंग नहीं है, योग्यता पे आदमी बनता है। जी। तो ये किसका ड्रीम था कि आपने उसको पूरा किया कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है? बड़ा पर्सनली और युवाओं के लिए सवाल है। ऐसा कुछ नहीं था। देखिए जो हमारा टाइम था, तो ये मैंने करीब लगभग 32 साल पहले इस कोर्स को पास किया था। 32 साल पूर्व? जी जी जी, मैंने 93 में इसे पास किया था। जी जी। और उस समय जो कॉमर्स के ग्रेजुएट बच्चे होते थे, कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते थे, उनके पास यही होता था कि यार मैं तो जो है ना, या तो मैं लॉ करूँगा, या मैं CA करूँगा, है ना, या मैं कॉस्ट अकाउंटेंसी करूँगा, वर्क एंड कॉस्ट। तो मेरे केस में तो मेरे पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा, पर्टिकुलरली मेरे फादर का, जिन्होंने मुझे शुरू से ही ये प्रेरणा दी कि नहीं भाई आप कॉमर्स ग्रेजुएट। उस वक्त 93 में? उस समय ना, ये बात है जब ये गूगल वगैरह कुछ भी नहीं था। हाँ 88 की। जी जी जी। जब मैंने 88 में मैंने ग्रेजुएशन किया था, है ना। तो लेकिन मेरे को भगवान की और अपने फादर की इतनी प्रेरणा रही कि मेरे को अच्छा एक ग्रुप मिला, और हमारे ग्रुप ने सबने बढ़ करके इसमें प्रयास करा, और नेचुरली उनकी कृपा से मैंने
करीब 3.5 साल में सीए प्रोफेशन कर लिया, उसके बाद प्रोफेशन में और लगे। अब मैं आगे उसके बाद अब आप सबकी सेवा करता हूँ, जी जी। कोशिश करता हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी आर्थिक विषयों पे और आध्यात्म के विषय पे हमारी टीम आपसे जरूर संपर्क करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। जी नमस्कार। थैंक यू।